लेट्स स्टार्ट दी कार्नोट इंजन, या कार्नोट इंजन को ही बोल देते हैं बच्चे, कार्नोट साइकिल भी बोलते हैं, कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। तो ये होता क्या है बच्चे, जैसे आपका नॉर्मल हीट इंजन होता है वैसे ये भी होता है, बस इसमें केवल डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस यहाँ होता है बच्चे कि इसकी इफिशिएंसी जो होती है बच्चे वो नियरली 100% होती है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट में अगर डिस्कस करूँ, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बच्चे वो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होता है, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होता है। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो जाता है बच्चे कि जो इनफाइनाइट कह सकते हैं स्लो प्रोसेस होता है, और इससे क्या होता है बच्चे वो सिस्टम रिवर्सिबल हो जाता है। जो अभी तक हम लोग यही जानते हैं इरिवर्सिबल होता है, लेकिन ये सिस्टम क्या हो जाता है, मीन्स रिवर्सिबल हो जाता है। ओके, तो मतलब जब हम लोग एक आइडियल इंजन की बात करें और ये दो टेम्परेचर के बीच में काम करे और वहां पे वो रिवर्सिबल इंजन हो जाता है, एंड रिवर्सिबल इंजन विथ नॉन डिसिपिएटिव, रिवर्सिबल इंजन विथ नॉन डिसिपिएटिव। तो इसका मतलब ये सिंपल सा हो गया बच्चे कि कोई भी अमाउंट ऑफ हीट को ये लूज नहीं करेगा। ये मानेंगे कि जो नॉर्मली हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे, हीट इंजन में Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या होता था बच्चे, आपका लिबरेट होता था। इसमें इस Q2 को जो हीट ऑफ लिबरेशन है इसको बच्चे अवॉइड करना या मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो अब कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगा बच्चे, पहले कार्नोट इंजन को लिख दिया जाए, a heat engine which converts heat into work in cyclic process, in Yes, sir. साइक्लिक प्रोसेस में होना चाहिए बच्चे। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, शुड बी रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल कब होगा बच्चे, a process should be reversible if it is quasi-static, एंड ये कह सकते हैं बच्चे नॉन डिसिपिएटिव, एंड नॉन डिसिपिएटिव। अगर ऐसा होता है बच्चे तो ये प्रोसेस क्या रहेगा बच्चे, रिवर्सिबल रहेगा। तो रिवर्सिबल होने का मतलब क्या होगा बच्चे, इसमें देखिए चार प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, चार स्टेप्स होते हैं बच्चे। इट इंक्लूड्स 4 प्रोसेसेस। कौन कौन से बच्चे नेम कर सकते हैं तो इसको समझ सकते हैं। एक पहला होता है बच्चे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद होता है बच्चे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और फिर होता है बच्चे थर्ड प्रोसेस में आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाता है बच्चे। और फोर्थ प्रोसेस हो जाता है बच्चे एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये देखते हैं बच्चे ये साइक्लिक प्रोसेस में कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ बच्चे, ये इसके पास क्या होता है, एक सोर्स होता है, सोर्स से अमाउंट ऑफ हीट को ये एब्जॉर्ब करता है। ये हो गया बच्चे, ये सोर्स हो गया, सोर्स विच इज एट हायर टेम्परेचर T1 लेट से। और यहाँ पे बच्चे मैंने कहा कि एक इंसुलेटर लगा देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो वर्किंग सब्सटेंस को यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे ये हो गया बच्चे सिंक हो गया, सिंक जो है बच्चे लोअर टेम्परेचर पे रहता है T2। तो इस कंडीशन ये है बच्चे T1 विल बी ग्रेटर देन T2। तो पहले इनिशियली बच्चे यहाँ पे सिस्टम को रखते हैं, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है यहाँ पे रखते हैं बच्चे, और वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे रखेंगे बच्चे। तो ये क्या करेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड देयर विल बी द आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन दिस केस। यहाँ पे जब बच्चे सोर्स के ऊपर ये आपका वर्किंग सब्सटेंस रखा जाएगा बच्चे, तो इट विल एब्जॉर्ब Q1 अमाउंट ऑफ हीट, एंड देयर विल बी द आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा बच्चे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब भी होगा
दिस विल बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से होगा, मतलब इन्फाइनटली स्लो प्रोसेस से होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अगर इन्फाइनटली स्लो प्रोसेस से नहीं करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चे रिवर्सिबल हीट इंजन की बात कर लेते हैं, तो पहला प्रोसेस हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें क्या करता है, एट टेम्परेचर T1 पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या करती है बच्चे, हॉट रिजर्वायर से ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है बच्चे, इसी सिस्टम को हम लोग आइडियाबेटिकली एक्सपेंड कराते हैं, तो उस कंडीशन पे सिस्टम को यहाँ पे रखते हैं बच्चे। जब यहाँ पे रख देंगे तो देखिए बच्चे, इस समय हीट क्या रहेगी, इस समय हीट क्या हो जाएगी बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगी। यस सर, कांस्टेंट। हाँ, हीट कांस्टेंट हो जाएगी बच्चे। तो यहाँ पे तो हो रहा था बच्चे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था बच्चे बाय एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ हीट Q1, और यहाँ पे होगा बच्चे आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। और ये आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इस सिस्टम को यहाँ पे सिंक पे रखते हैं, और जब इसको सिंक पे रखेंगे बच्चे तो ये क्या करेगा, उस समय आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। द थर्ड प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल कंप्रेशन, और एट दिस इंस्टेंट पे ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट को लिबरेट करेगा, कहां पे बच्चे, सिंक पे लिबरेट करेगा। और जब बच्चे आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर जो जाता है बच्चे, वो टेम्परेचर जाता है T1 से लेके T2 तक। ये टेम्परेचर कहां से कहां जाता है, T1 से लेके T2 तक। और यहाँ पे बच्चे इस आइसोथर्मल प्रोसेस में T1 क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट बना रहता है। और इस केस में बच्चे फिर से अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, T2 कांस्टेंट रहता है, अब यस। हीट बच्चे लिबरेट करता है T2, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है बच्चे, सिस्टम कंप्रेस होता है, और फिर से इसी प्रोसेस से ले जाए जाते हैं बच्चे, फिर से इसको यहीं पे रखते हैं। तो एक्सपेंशन के साथ साथ यहाँ पे आइडियाबैटिक कंप्रेशन भी होगा, और कंप्रेशन जब होगा बच्चे तो इसमें T2 से लेके इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, T1 हो जाएगा। एंड दिस विल बी रिपीटेड, दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड, और ये बच्चे रिपीट होता रहेगा। तो वट एवर वर्क विल बी देयर, वो सारा वर्क क्या होगा बच्चे, एक्युमुलेट होगा, मींस Q1 अमाउंट ऑफ हीट देके वो वर्क डन होता रहेगा साइक्लिक प्रोसेस में, और मैकेनिकल मतलब हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब जरा ग्राफिकली देख लेते हैं बच्चे, कौन कौन से कैसे कैसे प्रोसेस होते रहते हैं। और जो रिवर्सिबल हीट इंजन होता है, दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है, तो उसमें कितना कितना कैसे कैसे वर्क डन होता है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज पीवी ग्राफ, जिसमें वर्क डन भी डिस्कस करूंगा। दिस इज पीवी, और मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेट है, और यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और टेम्परेचर क्या है बच्चे, T1 है। और यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है, गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट केस में, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये हो जाएगा बच्चे आइसोथर्मल, ये भी। अब देखिए यहाँ पे हो गया प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, और टेम्परेचर विल बी रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये सेकंड पे आ गए। और फिर यहाँ पे बच्चे क्या किया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट को इसने क्या किया बच्चे, एब्जॉर्ब किया। Q1 अमाउंट ऑफ हीट को यस आइसोथर्मल में एब्जॉर्ब किया बच्चे। अब दूसरा प्रोसेस जो होगा बच्चे, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में ये कहां पे आ गया बच्चे, थर्ड पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ प्रेशर P3 हो गया बच्चे, वॉल्यूम V3 हो गया, और टेम्परेचर अब बढ़ जाएगा बच्चे, T2 हो जाएगा। और इसके बाद बच्चे क्या होगा, फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा बच्चे, एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन विल बी लाइक दिस। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा बच्चे, देखिए हमें कलर चेंज करना था, नहीं कर पाएगा। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये देखिए यहाँ से बच्चे ये ऐसे चले थे, फिर यहाँ से ये आए, और यहाँ अब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा बच्चे। ये सिस्टम पीछे की तरफ जाएगा, मान लीजिए फोर्थ स्टेट पे पहुंच गया ये। यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, प्रेशर P4 हो गया, वॉल्यूम V4 हो गया, और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहा बच्चे, दैट रिमेन्स T2। और फिर यहाँ से फोर्थ स्टेट से, देखिए फोर्थ स्टेट से बच्चे कहाँ चला जाएगा, ये आपका फोर्थ स्टेट से, यस सर,
एक मिनट इसका फिर से बनाता हूँ बच्चे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे, ये 4 से 1 स्टेप में गया। यहाँ देखिए बच्चे थोड़ा सा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन इसको मैं स्टिल आई एम ट्राइंग टू दिस तो ये हो गया ऑलमोस्ट, तब भी ठीक है, ये हो गया बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे देखिए इस प्रोसेस में Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई बच्चे, रिलीज हुई। यहाँ Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया बच्चे, एब्जॉर्ब हो गया। मतलब स्टेप 1 में जो हो गया, स्टेप 1 से 2 जो गया बच्चे, वो क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का बच्चे, तो इसमें अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, देखिए कितना हो जाएगा, फार्मूला मैंने बताया था बच्चे, वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा बच्चे, NR T1 ln V2 by V1 होगा बच्चे। Yes, sir. And this will be the work done, and this work done will be also बच्चे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो this will be the amount of heat as well, क्योंकि आपको पता है बच्चे heat will remain constant ना, ओ सॉरी टेम्परेचर will remain constant, तो इंटरनल एनर्जी तो Temperature. बदलेगी नहीं, है ना। Yes, sir. तो दिस इज स्टेप ए, स्टेप 1 हो गया बच्चे, ये ए हो गया। और बी वाले स्टेप में देखिए बच्चे, स्टेप कौन सी बात कर रहा हूं बच्चे, स्टेप 2 to 3, ये क्या हो गया बच्चे, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। आइडियाबैटिक Yes. एक्सपेंशन हो रहा है बच्चे, इसमें भी सिस्टम स्लोली एक्सपैंड कर रहा है। तो जब एक्सपैंड करेगा बच्चे, तो इस केस में जो वर्क डन की बात करेंगे, वर्क डन 2 to 3 जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, म्यू सॉरी NR, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे कितना, गामा -1, Gamma -1. और ये T1 माइनस T2, T2. ये होगा बच्चे। तो इस समय आइडियाबैटिक Yes. एक्सपेंशन है। और ये सी प्रोसेस में बच्चे जब हमने बात करेंगे कि वर्क डन, स्टेप 3 की बात कर रहा हूं मैं, स्टेप 3, तो मतलब ये स्टेप 3 to 4 जा रहे हैं बच्चे, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन विल बी देयर। तो ये वर्क डन कहां से कहां बच्चे, 3 to 4, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, NR। हाँ बच्चे ये देखिए, अगर हम वर्क डन 3 to 4 की बात करते हैं, 3 to 4 की बात करते हैं, तो ये वर्क डन बच्चे किसके बराबर होगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट के बराबर भी होगा, क्योंकि फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस है। एंड ये टेम्परेचर, ये किस पे टेम्परेचर हो रहा है बच्चे, T2 पे, NR T2। और यहाँ पे देखिए ln, और यहाँ वॉल्यूम देखिए, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V4, तो V4 बाई V3 हो जाएगा बच्चे। हाँ जी। Yes, sir. और डी प्रोसेस में देखिए बच्चे क्या हो रहा है, स्टेप 4 to 1 में, अब यहाँ ये जो प्रोसेस है बच्चे, इसको क्या बोल देंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन बोल देंगे। एडियाबैटिक कंप्रेशन, दिस विल बी योर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा बच्चे, तो इसमें भी अमाउंट ऑफ हीट की बात करेंगे बच्चे, वर्क डन 4 to 1 की बात करें, तो इसमें अगर लिखना होगा बच्चे, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, तो ये हो जाएगा NR अपॉन गामा -1, और फिर से टेम्परेचर डिफरेंस देख लीजिए बच्चे कितना हो गया, T1 माइनस T2। बोलिए बच्चे यही होगा, 4 to 1 में Yes, sir. टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T1 माइनस T2 का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा एक Yes, sir. या चाहे T1 माइनस T2 कर लिए, या फिर इट्स बेटर, आप देखिए यहाँ जो लिख रहे थे बच्चे, ये वो क्या लिख रहे थे, इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहे थे ना, तो आप इसको T2 Yes. माइनस T1 करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ माइनस लगा के कर लीजिए, ज्यादा वो सही रहेगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो चाहे आप जैसे जैसे भी लिखना चाहेंगे बच्चे, वो चॉइस विल बी योर्स। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, इनिशियल माइनस फाइनल होना चाहिए। देखिए ना यहाँ पे क्या हुआ, T1 माइनस T2 है ना, Yes, sir. और उस केस में भी बच्चे इस तरह से T1 माइनस T2 अगर ये इसमें हमने लिखा है, तो यहाँ भी वही इनिशियल माइनस फाइनल ही लिखना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो अब नेट वर्क डन की अगर हम बात करेंगे बच्चे, नेट वर्क डन की बात करेंगे, तो ये देखिए W1 से 2 प्लस W2 to 3 प्लस W3 to 4
प्लस W4 to 1 हो जाएगा बच्चे। अच्छा, यस सर। और जरा समझने का प्रयास करिए बच्चे कि जो 1 2 देखिए, अब यहाँ पे एक रिलेशन और हम लोग प्रूव कर लेंगे बच्चे, तब जाके लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक रिलेशन ऐसे प्रूव करेंगे बच्चे, अभी हम लोग इसको फाइनल करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा एक चीज समझ लीजिए बच्चे कि इसमें जो वर्क डन होने वाला है, जैसे हम लोग बात करें बच्चे 2 to 3 और 3 to 4 का, देखिए 2 to 3 और 2 to 3 और सॉरी 2 to 3 और 4 to 1 का, देखिए 2 से 3 का ये है बच्चे और 4 to 1 का ये है ना। रिवर्स। यस सर। दीज आर दी अपोजिट ना बच्चे। यस सर। तो अपोजिट है तो इसका मतलब यही, मैंने इसीलिए मैंने कहा ना इनिशियल माइनस फाइनल लीजिए फिर ये करिएगा, तो दिस विल बी कैंसिल यस सर। बच्चे, बोलिए। यस सर। अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चे, वर्क डन 2 to 3 के लिए आप ये लिखेंगे बच्चे NR गामा -1 और ये हो जाएगा बच्चे T1 माइनस T2, ये हो गया बच्चे। और फिर हमने 3 to यस सर। 4 देख लीजिए बच्चे, तो 3 to 4 को अगर हमने ये लिखा बच्चे, यहां से हमने चेंज कर देना है। अगर देखिए ये अगर V3 को ऊपर लिख दे तो माइनस साइन लगा सकते हैं ना। यस सर। NR और ये हो गया बच्चे T2 पे हो रहा है, हाँ उल्टा लिख रहा हूँ क्या, कहाँ का लिख रहा हूँ मैंने, सेकंड प्रोसेस लिखा T1 माइनस T2 और फिर मैं कौन सा लिख रहा हूँ बच्चे, कैंसिल हो जाएंगे ना सर। एक मिनट, अरे ये तो कैंसिल आउट हो गया ना बच्चे, उल्टा लिखने लगा। यस। 2 to 3 तो ये कैंसिल हो गया ना बच्चे, 2 to 3 वाला बचेगा आपका, हाँ एक मिनट, उल्टा मैंने इधर काट दिया, देखिए कैंसिल वाले को हम अपोजिट काट दिए। यहाँ देखिए ना बच्चे, ये 4 to 1 वाला होगा, ये T1 T2 इसमें है और 2 to 3 वाला कैंसिल होगा ना बच्चे। यस सर। ये हमने उल्टा काटा था, ये 2 to 3 बाई T1 माइनस T2, देखिए T1 माइनस T2 और ये, तो ये कैंसिल होगा बच्चे, दिस एंड दिस, ठीक है। और वर्क डन जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, ये NR T1, ये ln V2 बाई V1। अब बच्चे अगर यहाँ अगर प्लस लिखेंगे तो ये आपका एज इट इज हो जाएगा NR T2 और ये हो जाएगा ln V4 बाई V3। अगर V3। यस सर। तो वर्क डन ऐसे भी लिखा जा सकता है NR T1 ln V2 बाई V1। यहाँ पे देखिए बच्चे इसको रिवर्स कर दूं तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, NR T2 ln V3 बाई V4 लिख सकते हैं बच्चे, बोलिए। यस सर। ये क्या हो गया बच्चे, नेट वर्क डन हो गया। नेटवर्क डन। एंड दिस वर्क डन इज नथिंग, इट्स अ Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, यस सर। है ना। ये Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। तो अगर बच्चे हमें इफिशिएंसी लिखना है, क्या लिखना है बच्चे, इफिशिएंसी, वी आर विलिंग टू राइट द इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी को लिख सकते हैं बच्चे, इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन input, output upon input, and this will be your Q1 minus Q2 upon Q1, and this implies 1 by Q2 by Q1, यही होगा बच्चे। यस सर। अब अगर इसमें डायरेक्टली हम वैल्यू लिखना चाहे बच्चे, Q2 और Q1 की वैल्यू पीछे से देखिए लिख सकते हैं, दिस विल बी इफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 की वैल्यू देखिए पीछे देखिए बच्चे, ये Q2 की वैल्यू थी, ये Q2 की वैल्यू है, NRT2 ln4 V4 by V3 ना बच्चे। यस सर। तो ये हो गया बच्चे NRT2 ln V4 by V3 अपॉन यस। NRT1 ln V2 by V1, बोलिए लिख सकते हैं बच्चे ऐसा। यस सर। तो अब आप देख रहे हैं बच्चे NR तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इफिशिएंसी विल बी इक्वल टू बच्चे 1 माइनस T2 बाई T1 और ये क्या हो गया बच्चे ln V4 बाई, ये V3 था बच्चे, 4 बाई V3। यस। देखिए log m बाई n है बच्चे, है ना, तो इसको लिखेंगे पूरा लॉग m माइनस n। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारा काम ऐसे ही काम चल जाएगा। देखिए ln V2 बाई V1। अब इसको जो भी इक्वेशन की नंबरिंग हो, नंबरिंग लेके छोड़िए, फिर उसके बाद सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ मैं।
इसको मान लीजिए बच्चे अभी नंबर 1 कह देता हूँ या नंबर यस सर 1 कर देता हूँ। अब एक चीज यहाँ देखिए बच्चे, इस प्रोसेस में ये आइडियाबैटिक है, तो टीवी का जो रिलेशन आएगा बच्चे, टी और वी का रिलेशन क्या हो जाएगा, इस जगह लिख सकते हैं बच्चे ना, T1 और V2 टू द पावर कितना, गामा -1 हो जाएगा बच्चे। यस सर और यहाँ पे भी वो क्या हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी योर T2 और V3 टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चे, हाँ जी, गामा -1। गामा -1 इसको यस सर कह लीजिए बच्चे, इसको बी कह लीजिए, है ना। और यहाँ पे बच्चे इस प्रोसेस पे, यहाँ पे फिर से यही चीज हुआ है, यहाँ पे आइडियाबैटिक हुआ है, तो आइडियाबैटिक हुआ है बच्चे, तो इसको भी देख लीजिए। इसको क्या कह सकते हैं, यस सर यहाँ पे T1 V1 और ये हो जाएगा बच्चे गामा -1, इसको आप C कह लीजिए, मतलब ये इक्वल टू कांस्टेंट है बच्चे, या फिर इसको पहले आप 3 कह लीजिए। इक्वल टू कांस्टेंट तो है ये सब जगह ना, इक्वल टू C करिएगा, है ना, ये जरूर कहिएगा, C कांस्टेंट के बराबर है। और यहाँ पे लिख यस सर सकते हैं बच्चे क्या, T2 और ये हो गया बच्चे V4 गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको इक्वेशन डी कह लीजिएगा बच्चे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी से क्या लिख सकते हैं बच्चे, T1 V2 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा -1 लिख सकते हैं बच्चे। यस सर तो यहां से बच्चे V2 बाई V3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V2 बाई V3 इक्वल टू T2 बाई T1 1 बाई गामा -1 हो जाएगा, बोलिए। यस सर ये सेकेंड इक्वेशन। और फ्रॉम बी एंड सी, बी एंड सी से बच्चे क्या लिख सकते हैं, देखिए बी एंड सी से हम लिख सकते हैं बच्चे T2 V4 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा -1 लिख सकते हैं बच्चे। तो यस सर यहाँ से फिर से अगर हम बच्चे क्या निकाल लें, वी मीन्स देखिए V4 और V1 का वैल्यू निकाल लें बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिए बच्चे, V4 मतलब ताकि T2, हाँ, V1 बाई V4, V1 बाई V4 इज इक्वल टू बच्चे क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1 की पावर 1 बाई गामा -1, बोलिए। यस सर तो अब यहां से बच्चे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, from second and third, what we can write here, V2 by V3 is equal to V1 by V4, that implies क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहां से देख सकते हैं आप, V4 by V3, V4 by V3 is equal to क्या लिख सकते हैं, V2 by V1 लिख सकते हैं बच्चे। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा। यस सर तो अगर ऐसा लिख सकते हैं बच्चे, सो फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम फोर्थ व्हाट एल्स वी कैन राइट, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, कैंसिल आउट। तो 1 - T2 by T1 हाँ, 1/T2 बाई T1, ये आ गया कि नहीं आ गया बच्चे, बोलिए। यस सर योर इफिशिएंसी, इसी को क्या बोल देते हैं बच्चे, इफिशिएंसी बोल देते हैं, ये कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी हो जाती है बच्चे। और जो सर कार्नोट, जो हम रेफ्रिजरेटर में जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें मतलब Q1 की जगह हम Q2 T पुट कर सकते हैं। बिल्कुल ये है बच्चे, 1/Q2 बाई Q1 होता है ना, तो हम यस यहाँ सर डायरेक्टली प्रूविंग ना करके ये कह देते हैं Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, ये, और Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, तो यहाँ से ये पुट कर देते हैं, लेकिन डेरिवेशन इसका एक्चुअली यहाँ से। सर रेफ्रिजरेटर वाला जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है उसकी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं। उसका उसका तो अलग होता है बच्चे, ये तो मैं इफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर हाँ वाले में तो आपका टेम्परेचर के टर्म में आता है क्या, उसके टर्म में आता है, क्या कहते हैं, हीट के टर्म में आता है ना बच्चे, ये आता है ना, अल्फा की वैल्यू जो आती यस सर है। मतलब मैं वही पूछ रहा था कि उसको लिख सकते हैं क्या T2 के टर्म में T1 T2 के। बिल्कुल बच्चे, ये कोरिलेशन लगा के लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका, अच्छा नीटा के साथ। हाँ, ईटा के टर्म में आप लिख सकते हैं ये। ओके यस सर ठीक है सर ठीक है, तो ये हो गया बच्चे इफिशिएंसी का फार्मूला, ठीक है, तो इसके लिए आप इफिशिएंसी यस सर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चे,
कि हम लोग कार्नाट इंजन की बात की, और कार्नाट इंजन क्या होता है बच्चे, रिवर्सिबल इंजन होता है। तो इसका मतलब इसके पास दो रिजर्वायर्स होते हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं, और इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बच्चे। तो इसका रिवर्स Yes, करने sir. का मतलब ये हो जाएगा बच्चे कि Q2 को ले सकते हैं बच्चे, कोल्ड रिजर्वायर से ले सकते हैं बच्चे, और इसमें W वर्क डन कर दे सिस्टम पे, तो वो Q1 अमाउंट हीट को क्या कर देगा बच्चे, ट्रांसफर कर देगा। तो इसको बोल देते हैं बच्चे रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चे, Yes, sir. रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको बच्चे जरा समझ लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक्सप्लेन है पूरा, ये उस चीज को जरा समझते हैं। अगर हम ये देखना चाहें बच्चे कार्नाट थ्योरम क्या होता है, तो कार्नाट थ्योरम ये कहता है बच्चे कि अगर हम मान लेते हैं बच्चे कि कोई भी अगर एक सिस्टम बच्चे दो टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है, T1 और T2, मतलब जो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर के बीच में काम कर रहा है, तो इन्होंने कहा बच्चे कि इनका स्टेटमेंट, कार्नाट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चे कि नो इंजन कैन हैव अ एफिशिएंसी मोर देन दैट ऑफ कार्नाट इंजन। कोई भी ऐसा इंजन नहीं हो सकता बच्चे जिसकी इफिशिएंसी कार्नाट इंजन से ज्यादा हो। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, इफिशिएंसी ऑफ द कार्नाट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ये देखिए कार्नाट थ्योरम के नाम से जाना जाता है बच्चे, कार्नाट थ्योरम। तो पहला स्टेटमेंट इसमें ये हो गया बच्चे, नो इंजन इज efficient than the Carnot engine। कार्नोट इंजन से ज्यादा कोई भी इंजन इफिशिएंट नहीं होता। और दूसरा क्या पॉइंट मैंने बताया बच्चे कि जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी ऑफ इंजन इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। तो बच्चे इसका एनसीईआरटी में प्रूफ भी दिया हुआ है, इस वाले का प्रूफ दिया है, कार्नाट थ्योरम का इसका प्रूफ दिया हुआ है। और इसका प्रूफ कैसे दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्राडिक्शन हम अज्यूम करके प्रूव करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं बच्चे कि एक मान लें कि एक रिवर्सिबल इंजन हो जाएगा, और एक Yes, sir. बच्चे एक इरिवर्सिबल इंजन हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए इन दोनों को, मान लीजिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन को हम कपल्ड कर दें, कपल्ड करने का मतलब साथ साथ ऑपरेट कराएं, है ना। अगर Yes, sir. अगर इस तरह से रिवर्सिबल और रिवर्सिबल को अगर हम कपल कर दें बच्चे, और ये हम कह रहे हैं बच्चे कि जो मतलब जो आपका रिवर्सिबल इंजन है उसको हम मान लेते हैं बच्चे कि रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है, और दूसरा वाला बच्चे हीट इंजन की तरह काम कर रहा है, इरिवर्सिबल वाला। तो हम ये Yes, प्रूव करना चाहते हैं बच्चे कि जो कार्नाट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट कोई इंजन होता ही नहीं है। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए कि जो आपका इरिवर्सिबल इंजन है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है सोर्स से, और वो yes, sir. W वर्क डन, मान लीजिए W डैश वर्क डन होता है बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करेगा बच्चे वो कितना करेगा, दिस विल बी इक्वल टू Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, W डैश वर्क डन हुआ, तो Q1 माइनस W डैश विल बी रिलीज Yes, sir. टू द सिंक। अगर बच्चे ऐसा करें कि जो आपका रिवर्सिबल इंजन है यही सेम अमाउंट ऑफ हीट को क्या करे बच्चे, यही सेम अमाउंट ऑफ हीट को रिटर्न कर दे, मतलब ये डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर ये प्रूविंग जरूर है लेकिन समझने वाली इंटरेस्टिंग चीज है। ये जैसे मान लीजिए बच्चे मैंने कह दिया ये सोर्स है, और ये टेम्परेचर T1 पे है, और यहाँ पे ये बच्चे सिंक है, ये सिंक है, एंड दिस इज सोर्स, और ये T1 टेम्परेचर पे है, और ये है आपका T2 टेम्परेचर पे सिंक, और बीच में हमने रख दिया बच्चे एक यूज कर लिया बच्चे इरिवर्सिबल इंजन I, और यहाँ दूसरा यूज कर लिया बच्चे रिवर्सिबल इंजन R। और ये जो हो रहा है बच्चे ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं कह रहा हूँ इरिवर्सिबल इंजन को ये कह दे रहा हूँ बच्चे कि हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट को दिया, तो ये वर्क डन किया बच्चे, W डैश वर्क डन किया, तो बची हुई यहाँ पे देखेगा बच्चे, तो बची हुई हीट कितनी होगी, Q1 माइनस Q1 minus W. Yes, sir. हीट। अब ये क्या करे बच्चे, ये है अब रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है, जो रिवर्सिबल इंजन है रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है बच्चे, यही अमाउंट ऑफ हीट जो यहाँ पे ये रिलीज किए थे
जिसमें हमने कहा ये W वर्क डन किया जा रहा है बच्चे, और इसको हीट को Q1 माइनस W को इसको बच्चे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसमें ये चली जाए। तो मतलब ये Yes, sir. कपल्ड है बच्चे। तो ये प्रूविंग क्या करना रहेगा बच्चे, हम इसमें अज्यूम करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे, सपोज कर लेते हैं, सपोज कि जो इफिशिएंसी है इरिवर्सिबल इंजन की, मतलब इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल इंजन। हम ये मान लेते हैं थोड़ी Yes. देर के लिए कि जो ऊपर वाला इरिवर्सिबल इंजन है उसकी इफिशिएंसी ज्यादा है ना, किससे, रिवर्सिबल इंजन से। तो अगर ऐसा Yes, sir. है बच्चे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आर जो है ये इंजन की तरह काम करे, है ना, जो आपका रिवर्सिबल इंजन है ये Yes, sir. इंजन की तरह काम करेगा, तो ये लेस वर्क आउटपुट देगा किसकी तुलना में बच्चे, इरिवर्सिबल इंजन आई के रेस्पेक्ट, Irreversible. है ना, Yes, sir. इसमें कम काम करेगा। जब इफिशिएंसी कम है जाहिर सी बात है वही करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि W डैश विल बी, W डैश क्या हो जाएगा बच्चे, दैट विल बी ग्रेटर फॉर W, है ना, Yes, sir. और गिवन अमाउंट ऑफ Q1, और गिवन Q1, तो ये W डैश की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी बच्चे। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे कि R जो होगा ये रेफ्रिजरेटर, मतलब रिवर्सिबल इंजन वाला जो है बच्चे, ये रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा। और यहाँ जो Q2 हो जाएगा बच्चे, दिस Q2 विल बी Q1 माइनस W होगा कि नहीं होगा बच्चे? Yes, sir. ये Q1 माइनस W हमने लिखा भी है बच्चे। तो अगर ऐसा हो रहा है बच्चे, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होना चाहिए बच्चे, Q1 माइनस W डैश होना चाहिए भाई, Yes, इसकी sir. वाले से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि इसकी इफिशिएंसी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे कपल्ड सिस्टम में अगर देखा जाए बच्चे, इसको अगर सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, देखिए इसको डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, W डैश माइनस W, ये हो जाएगा बच्चे। और Yes, sir. ये अगर हो जाएगा बच्चे, तो ये तभी पॉसिबल है बच्चे कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट को डिलीवर करना पड़ रहा है फ्रॉम दी कोल्डर, फ्रॉम दी सिंक से सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ जा रहा है बच्चे, इतनी अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर करने के लिए एक साइकिल में। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जो कैल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट था ना बच्चे, कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है कि जो क्या करे बच्चे, कि कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ हीट को फ्लो करा सके। तो इसका मतलब Yes, ये sir. हो गया, जो हमने अज्यूम किया हुआ था बच्चे, जो हमने अज्यूम किया हुआ था ये गलत अज्यूम किया हुआ था, कि मतलब ये Yes, sir. कभी भी इफिशिएंसी आपकी इरिवर्सिबल इंजन की ज्यादा नहीं होगी। तो यहां से ये प्रूव हो जाता बच्चे कि रिवर्सिबल इंजन की जो इफिशिएंसी होती है दैट इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल इंजन। तो ये बच्चे यहां से ये प्रूव हो जाता है। और फाइनल रिमार्क जो हम लोगों ने मतलब आपको पहले ही मैं बता भी दिया था कि जो ये Q1 बाई Q2 का जो रेशियो होता है बच्चे, ये T1 बाई T2 के इक्वल आता है। तो कभी भी जब कोफिशिएंट Yes, का sir. परफॉर्मेंस में आप पूछ रहे थे ना कि सर इसमें लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल वहां पे बच्चे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेस पे बच्चे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया ये चैप्टर। सर मतलब Q1 की जगह T1 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं, ये रेशियो में यूज करिएगा बच्चे, डायरेक्टली Yes, sir. नहीं, Q1 की जगह नहीं होता, Q1 बाई Q2 की जगह ये कर सकते हैं। Yes, sir. Yes. हाँ, इसके टर्म में कर सकते हैं। अब जरा बच्चे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दी ये आपके थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोगों ने। क्वेश्चन ये बच्चे, द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ कार्नोट इंजन is 27 degree Celsius and efficiency is 25%। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी, कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना होगा, इसमें करेंगे क्या, इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/T2/T1। आपको पता है बच्चे T2 किसका होता है, T1 किसका होता है। तो इफिशिएंसी दिया है Yes, sir. 25%, ये 25/100 हो गया बच्चे। 1 T2, Yes, sir. T2 सिंक का टेम्परेचर होता है बच्चे। तो 27 Yes, और sir. उसमें 273 ऐड करिए बच्चे, कैल्विन में करिए, कैल्विन में हो गया ये, और ये अपॉन
T1 हो गया बच्चे, यही हम आपको निकालना है। यस तो अब यहाँ से यस सिंपली ये क्या हो गया बच्चे, 4 हो गया, और यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे बच्चे 1/4, और इधर बच्चे चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, आपने किया कर तो लिया ही है, ये 4 हो गया, और ये 300/T1 इज इक्वल टू कितना, 1/1, 1 माइनस 1/4। तो इसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं बच्चे, 3/4 इक्वल टू यस सर हो गया आपका 300/T1, तो ये हो गया आपका 100 हो गया, और T1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 400 केल्विन। तो बच्चे अगर डिग्री यस सर सेल्सियस में करना है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 273 से माइनस करने के बाद कर सकते हैं। यस सर ओके, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन बच्चे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्या हो जाता है। ओके, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है बच्चे, एन आइडियल गैस heat engine operates in Carnot cycle between, जो ये ऑपरेट हो रहा बच्चे, ये 227 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस, it absorbs 6 into 10 to power 4 calorie at higher temperature, at Yes, sir. higher टेम्परेचर पे ये बच्चे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब ये पूछ रहे हैं बच्चे, द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे, ये आपको बताना है। देखिए, देख सकते हैं बच्चे, इसमें जब अब हमने ये बता ही दिया है पहले से ही, Q1 प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2 प्रोपोर्शनल टू T1/T2। तो yes. अब आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं बच्चे, Q1 की वैल्यू ये दे रहे हैं बच्चे, इतना एब्जॉर्ब करता है, 6 into 10 to power 4 कैलोरी एब्जॉर्ब करता है। Q2 निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 227 है, उसको कैल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा बच्चे। ये सोर्स का टेम्परेचर है, तो 227 + 273 बच्चे कितना हो जाएगा, 500, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, इसमें ऐड करेंगे 400 कैल्विन। तो बच्चे ये डबल जीरो तो गया बच्चे, और यहाँ से आप Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q2 विल बी हाउ मच बच्चे, देख लीजिए, इट विल बी 24/5 into 10 to power 4 कैलोरी, कितना हो जाएगा बच्चे। yes, sir. और वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चे, Q1 - Q2 हो जाएगा। Yes, sir. तो वर्क डन इक्वल टू Q1 की वैल्यू आपको पता है बच्चे, 6 into 10 to power 4 minus 24/5 into 10 to power 4 कैलोरी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे Yes, sir. तो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चे, ये 30 और 30 minus 24, ये 6 हो जाएगा, 6/5, मतलब ये हो जाएगा Yes, बच्चे 6/5 into 10 to power 4। तो दिस विल बी डेफिनेटली 1.2 into 10 to power 4 कैलोरी हो जाएगी बच्चे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे इसका देख लेते हैं, इसी पे बेस पे जितना हम लोगों ने पढ़ा है बच्चे, उसी के बेस पे ये सारी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अ कार्नोट engine having efficiency eta equal to 1/10 as heat engine is used as a refrigerator, if the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from reservoir या from the सिंक कह सकते हैं बच्चे, ये पूछ रहे हैं, या कोल्ड रिजर्वायर कह दे या फिर आपका सिंक कह दे,
ठीक है, इसको कैसे करेंगे जरा देखिए बच्चे।